बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाज़ अहबाब की ख्वाहिश थी कि झारखंड में उर्दू के हवाले से एक दो वीडियोज़ होनी चाहिए। सहायक आचार्य और सीजीएल के हवाले से जो निसाब तैयार किया गया है उसमें एक टॉपिक है लिसानियात के हवाले से, उस हिस्से में झारखंड में उर्दू, और इसमें काफ़ी दुश्वारी हो रही है तलबा को कि झारखंड में उर्दू के हवाले से काफ़ी सारा मवाद है, उसको किस तरह से हैंडल किया जाए। बहुत बड़ा मसला है। पहले तो हमने कोशिश की थी कि जो झारखंड की यूनिवर्सिटीज़ में जो निसाब शामिल है उसी के हवाले से जो अफ़साने शामिल हैं, जो गज़लें शामिल हैं, जो नज़में शामिल हैं और जिन फ़नकार को शामिल किया गया है, जिनकी किताबें शामिल की गई है, उन पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि उससे भी बात बनने वाली नहीं है। इम्तिहान का क्वेश्चन सेट करने वाले के ज़हन में कौन से सवालात कायम हो रहे हैं और वो कौन से सवाल पूछ दे, ये बहुत बड़ा मसला है। सहायक आचार्य में तो कम ये मसला है, सीजीएल वालों के लिए मसला ये है कि अगर वो 90 प्लस नहीं लाते हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और उर्दू तो मादूद चंद लोग रखते हैं, तो हमारी कोशिश यही है कि उर्दू बचे, आइंदा भी इम्तिहानात में लोग उर्दू इख्तियार करें ताकि हम लोग फ़ख्र से कह सकें कि लोग कि हमारे तलबा, मुस्लिम तलबा उर्दू का इंतखाब करते हैं। हम जानते हैं झारखंड में उर्दू के हवाले से, हम ये भी जानते हैं कि झारखंड आज़ाद हुआ है या फिर बिहार से अलग हुआ है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। लेकिन उससे पहले के अदब को हम झारखंड के अदब में शामिल करेंगे या नहीं करेंगे, एक बहुत बड़ा मसला है। बिहार में अफ़साना निगारी की जैसे बात करते हैं तो बिहार और झारखंड मुत्तहिदा तौर पर हम लोग जानते हैं कि मोहम्मद मुस्लिम अज़ीमाबादी को हम लोग पहला अफ़साना निगार मानते हैं। लेकिन अगर झारखंड पर उसका इतलाक़ किया जाए तो ये बड़ा दुश्वार मरहला होगा। झारखंड से मुराद यहाँ हम लोग लेते हैं छोटा नागपुर का इलाक़ा, रांची है, हज़ारीबाग है, धनबाद, इसके इलाक़े को लेते हैं और यही वो असली आबादी है जहाँ झारखंड आबाद था पहले से, और छोटा नागपुर ही लोग मुराद लेते हैं झारखंड कहकर। तो ऐसे में बड़ी दुश्वारी हो सकती है। इसमें बताया गया है कि कैसे कैसे लोग आए, हम उसको नहीं करते हैं। लेकिन ना, हाँ, एक किताब है प्रोफेसर अख्तर ओरेनवी की, बिहार में उर्दू ज़बान व अदब का इर्तिक़ा। इस किताब से हम मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। आप रेख्ता में ये किताब ज़रूर ढूंढिए, प्रोफेसर अख्तर ओरेनवी की बिहार में उर्दू ज़बान व अदब का इर्तिक़ा, है ना। उसमें उन्होंने छोटा नागपुर पर अलग से बहस की है और तफसील से झारखंड की लिसानी सूरत हाल का जायज़ा लिया है। ठीक है, अब यहाँ हम लोग एक मसला तो ये है कि झारखंड के अदीब से कौन मुराद है, जो झारखंड में पैदा हुआ, जो झारखंड के इलाके में रहता है, या फिर जिसका ताल्लुक़ किस तरह से झारखंड से है। तो हम लोग इसको कई अदवार में तक़सीम करते हैं। पहला है वो अदीब जिनका इंतकाल झारखंड के वजूद में आने से क़ब्ल हो गया था, यानी वो 2000 से पहले वो झारखंड के हिस्से में थे लेकिन उनका इंतकाल पहले हो गया। तो एक तरह से देखें तो वो झारखंड के नहीं है। जैसे ग़ियास अहमद गद्दी है, इलियास अहमद गद्दी हैं, गनी राजवी हैं, महजूर शमसी हैं, ये झारखंड के तो नहीं हुए, लेकिन चूँकि झारखंड को जो इलाक़ा मिला उससे उनका ताल्लुक़ था, लिहाजा हम लोगों ने भी उसको झारखंड का अदीब तस्लीम कर लिया है। इसका ज़माना है 1900 ईस्वी से लेकर 1999 तक। इस ज़मन में गनी राजवी के बारे में हम एक सवाल आया था कि उनका इंतकाल कब हुआ, या फिर उनके मतलब वो पहले साहिब दीवान शायर हैं या नहीं है, ये भी बड़ा मसला है। उसके अलावा ग़ियास अहमद गद्दी हैं, अहम नावल निगार, इलियास अहमद गद्दी नावल निगार, राम प्रसाद खोसला, मोहम्मद हसन, अब्बास हसन गज़वी मीनाई, रौनक दखनी सीमाबी, महजूर शमसी, ज़की अनवर, ये ऐसे लोग हैं जिनका मतलब इंतकाल 2000 से पहले हो गया था, फिर भी हम लोग इलाक़ाई बुनियाद पर हम इनको झारखंड के अदीब में शामिल करते हैं। नंबर 2, इस फ़हरिस्त में उन अदीबों को भी हम शामिल कर सकते हैं जिन्होंने झारखंड और ख़ास तौर से छोटा नागपुर के इलाके में
کچھ دنوں تک قیام کیا ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں۔ بہار اور جھارکھنڈ تو ایک تھا، تھوڑی سی تہذیب تھوڑی سی الگ ہے۔ جھارکھنڈ کی آدیواسی کلچر ہے، تہذیب ہے، اور ادھر ہم دیکھیں گے بہار کے علاقے میں تو بھوجپوری کلچر کا اثر زیادہ ہے۔ تو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہاں قیام کیا ہو، اس میں سہیل عظیم آبادی ہیں، اختر اورینوی ہیں، کلام حیدری ہیں۔ ایسے لوگوں کے نام ہم لوگ شامل کر سکتے ہیں۔ نمبر 3 ہے ایسے ادیب بھی ہیں جن کی پیدائش تو بہار یا دوسرے صوبے میں ہوئی، لیکن ان کے والد کی ملازمت یا ان کی خود ملازمت جھارکھنڈ کے علاقے میں رہی، اور انہوں نے جھارکھنڈ کو اپنا مسکن بنا لیا، یہیں زندگی انہوں نے گزاری۔ ایسے لوگوں میں پرکاش فکری ہیں، منظر کاظمی ہیں، شین اختر ہیں، مسعود جامی ہیں، اختر آزاد ہیں، وہاب اشرفی ہیں، ابوذر عثمانی ہیں، ڈاکٹر حسن رضا وغیرہ ہیں۔ تو ایسے ادیب ہیں، ان کو بھی ہم لوگ جھارکھنڈ کے ادیب میں شمار کرتے ہیں۔ نمبر 4 ایسے ادیب جن کی پیدائش تو جھارکھنڈ کے علاقے میں ہوئی اور یہیں سے انہوں نے ادبی زندگی کا آغاز کیا، یہ خالص جھارکھنڈ کے فنکار ہیں۔ ایسے فنکاروں میں صدیق مجیبی، وہاب دانش، اختر یوسف، ایم اے حق وغیرہ کے نام اہم ہیں۔ اس فہرست میں ایسے ادیب بھی ہیں جن کی پیدائش تو جھارکھنڈ میں ہوئی، لیکن انہوں نے ملازمت کا حصہ جھارکھنڈ سے باہر گزارا، یا پھر وہ پڑھائی سے لے کر ملازمت تک باہر ہی رہے۔ ایسے لوگوں میں اسلم جمشید پوری ہیں، پرویز شہریار ہیں، راشد انور راشد وغیرہ کے نام اہم ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ اس میں ہم لوگ یہ 2 حصوں میں تقسیم کریں گے اس ویڈیو کو، اور جس طرح سے نام آ رہے ہیں ان کے حوالے سے ہم لوگ بات کرتے چلے جائیں گے۔ نمبر 1 ہے وہاب دانش۔ وہاب دانش کا تعلق رانچی سے ہے، رانچی میں پیدا ہوئے اور رانچی ہی میں انتقال ہوا۔ عبدالوہاب ان کا اصلی نام ہے، لیکن وہاب دانش کے نام سے ادبی دنیا میں مشہور ہیں۔ وہ 1930 میں پیدا ہوئے اور 2004 میں ان کا رانچی ہی میں انتقال ہوا۔ وہاب دانش گوسنر کالج میں پڑھاتے تھے اور یہیں سے وہ ملازمت سے سبکدوش ہوئے۔ وہاب دانش کے بارے میں بتا دیں کہ وہ نظم کے شاعر ہیں۔ پہلی بات تو یہ شاعر ہیں، اور دوسری بات یہ کہ نظم کے شاعر ہیں۔ غزلیں انہوں نے کہیں بالکل ضرور ہیں، لیکن نظموں میں ان کی پہچان ہے۔ اس کے علاوہ ایک پہچان یہ بھی ہے کہ ان کی جو نظمیں ہیں وہ علامتی نظمیں ہیں، یعنی 1960 سے 1980 کے بیچ میں جو فنکار جدیدیت سے متاثر ہوئے، وہ انہیں ہم کہیں گے جدیدیت سے تعلق رکھنے والے جدیدیے، اور علامت استعمال کرتے ہیں وہ لوگ، ان کی چیزیں ہم لوگوں کو کم سمجھ میں آتی ہیں۔ تو بنیادی طور پر ہم کہیں گے کہ وہ علامتی نظم نگار ہیں، اور نظموں کے حوالے سے ان کی شہرت ہے۔ تیرا نام ایک آدمی، ایہام دیدہ، اصول کے جزیرے وغیرہ ان کی نظمیں ہیں۔ بلائے زمینی رانچی یونیورسٹی کے BA کے نصاب میں شامل ہے، لہٰذا آپ کو یہ نظمیں یاد ہونی چاہیے۔ کبھی کبھی سوال پوچھتا ہے کہ ان کی ذیل میں ان کی کون سی نظم نہیں ہے یا ہے، یہ بڑا دشوار کن مرحلہ ہوتا ہے۔ ان کی 2 کتابیں ہیں۔ نمبر 1 ہے لب مماس، یہ ان کی نظمیں ہیں جس کو ترتیب دیا ہے جابر حسین نے۔ یہ کتاب 1999 میں شائع ہوئی ہے۔ دوسری کتاب ہے ریت پر دوڑتے قدم، یہ غزلیں بھی اس میں ہیں اور نظمیں بھی ہیں۔ یہ کتاب ان کے وفات کے بعد شائع ہوئی ہے 2015 عیسوی میں۔ تو بس یہ جان لیجئے کہ ان کا 2 شعری مجموعہ ہے، لب مماس اور ریت پر دوڑتے قدم، اور نظموں کے حوالے سے ان کی بنیادی پہچان ہے۔ بلائے زمینی ایسی نظم ہے جو BA کے نصاب میں شامل ہے۔ دوسرے شاعر ہیں پرکاش فکری۔ پرکاش فکری کا اصلی نام ظہیر الحق ہے نا۔ وہ 1929 عیسوی کو لدھیانہ میں پیدا ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد وہ رانچی آ گئے اور رانچی میں انہوں نے مستقل سکونت اختیار کی، اور یہیں ان کا 2008 عیسوی میں انتقال ہوا۔ تو یہ ہو گیا، پرکاش فکری کا اصلی نام ظہیر الحق ہے، اور انہوں نے مطلب 60 کے آس پاس انہوں نے شاعری کا آغاز کیا۔ ان کی بھی 2 کتابیں ہیں، اور یہ فطرت کی شاعری کرتے ہیں، نیچرل شاعری کرتے ہیں، اور گاؤں جنگل دیہات کے مناظر کی عکاسی اچھی طریقے سے کرتے ہیں۔ ان کی بھی 2 کتابیں ہیں۔ پہلی کتاب ہے سفر ستارہ، اس کو ترتیب دیا ہے جابر حسین نے، 1996 عیسوی میں کتاب چھپی ہے، اور دوسری کتاب ہے ایک ذرا سی بارش،
یہ सन फ्लावर पब्लिकेशन जमशेदपुर से 2004 में छपी है। बहुत खूबसूरत किताब है ये। तो उनको हम लोग पिछले सिलेबस में CGL के सिलेबस में उनकी एक गज़ल शामिल थी जिसका उन्वान वो था, शबनम की भीगी घास पर चलना कितना अच्छा लगता है। तो उस हवाले से उनकी शायरी है। मनाज़िर फ़ितरत के हवाले से 2 शेरी मजमूए हैं, सफ़र सितारा और एक ज़रा सी बारिश, ये याद कर लीजिएगा आप। तीसरे शायर है सिद्दीक़ मुजीबी साहब का नाम है सिद्दीक़ अहमद गद्दी नाम है असली, है ना। और लेकिन वो अदबी दुनिया में सिद्दीक़ मुजीबी के नाम से मशहूर हैं। 1931 ईस्वी में वो डुरंडा में पैदा हुए। उनका ताल्लुक़ गद्दी बिरादरी से था, जिस तरह से इलियास अहमद गद्दी और गयास अहमद गद्दी का ताल्लुक़ गद्दी बिरादरी से है। तो उन्होंने भी 60 के बाद ही शेर व शायरी का आगाज़ किया। 2014 में उनका इंतकाल हुआ रांची में। उनकी भी 2 किताबें हैं और पहली किताब है शजर ममनुआ। इस किताब को भी तरतीब दिया है जाबिर हुसैन ने। इनका जाबिर हुसैन शीन अख्तर के छोटे भाई हैं। साबिर हुसैन शीन अख्तर का नाम था, तो इनका नाम है जाबिर हुसैन। तो इनका एक मरकज़ था, किताब पब्लिशर थे, ये पब्लिशर भी थे और सरकारी ओहदे पर भी फाइज़ रहे। सियासत में भी इन्होंने कदम जमाया। शजर ममनुआ पहली किताब है मुजीबी साहब की। दूसरी किताब है पुल से रात के आगे, जिसको तरतीब दिया उनके बेटे ने उनकी वफ़ात के बाद। तो 3 शायर को बहुत याद किया जाता है, सिद्दीक़ मुजीबी, प्रकाश फ़िक्री, वहाब दानिश। तो ये हो गया। एक 1929 में पैदा हुए प्रकाश फ़िक्री, 1930 में पैदा हुए वहाब दानिश और 1931 में पैदा हुए सिद्दीक़ मुजीबी। तो तीनों के 2 मजमूए हैं और पहला मजमूआ इन तीनों का छापा है किसने? जाबिर हुसैन ने, उर्दू मरकज़ पटना से। ये बात ज़हन में रखिएगा। एक और शायर है जिनका ताल्लुक़ डाल्टनगंज से रहा है, शुएब राही। डॉक्टर शुएब राही डाल्टनगंज में पढ़ाते थे। 1932 को ससरा में पैदा हुए। उनके वालिद पढ़े लिखे आदमी थे। 1989 में 89 में उनका इंतकाल हुआ। कई किताबें उनकी हैं। एक किताब उनकी मशहूर है नक्श महजूर शमसी, जो उस्तादुश शोरा कहलाते हैं पलामू इलाक़े के, उनके हवाले से उन्होंने एक किताब तरतीब दी है नक़्श महजूर के नाम से, महजूर शमसी के हवाले से। 1975 में किताब शाये हुई। दूसरी किताब है गुमनाम कूचे की सदा, ये उनकी नज़में हैं, 1978 में शाये हुई है। फिर ख्वाजा हैदर अली आतिश के हवाले से जो उनका मकाला था वो किताबी शक्ल में शाये हुआ 1982 में। फिर अंदाज़े आ गई और एजाज़े आ गई, ये उनके मज़ामीन के मजमूए हैं। और इन किताबों में उन्होंने बच्चों की ज़हनियत को सामने रखते हुए नोट्स की शक्ल में किताब मज़ामीन लिखे हैं। उजालों का हिसार उनकी गज़लों का मजमूआ है और मुक़दमा कलाम दाग़ ये 2020 में शाये हुई है। उनकी साहबजादी सहर अफरोज़ ने उसे शाये किया है। आज के लिए बस इतना ही। फिर हम लोग मिलेंगे कल की वीडियो में इंशाल्लाह। उसमें बकिया जितने सवालात छूट गए हैं उन सब पर हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।